हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज अंकिता हेयर। लास्ट क्लास में जो शिफ्ट सेकंड का पेपर आया था पॉलिटिकल साइंस का 2021 में, वो हमने कवर किया था। इस क्लास में जो शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर है वो पूरा मैं कवर करूंगी उसे सॉल्व करके। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था पेपर के अंदर, नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से कौन सी सही है वो हमें बताना है। पहली कहती है नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट, कि सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ में किसी आदमी को कोई राइट नहीं दिया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ राइट हैज नो कंसर्न विद द सोशल इंटरेस्ट, कि किसी को राइट देते हैं तो उसे सोशल इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है राइट कैन हैव एंटी सोशल करेक्टर, की राइट एंटी सोशल भी हो सकते हैं, अधिकार जो है वो एंटी सोशल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है राइट आर सेल्फिश क्लेम, कि राइट एक सेल्फिश क्लेम है। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट वैसे हमें सही लगेगी राइट्स के बारे में। ठीक है, तो राइट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिए जाते हैं, सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट में लिए जाते हैं, मतलब कि अपने क्लेम होते हैं, इंडिविजुअल के क्लेम होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, सिविल सोसाइटी के खिलाफ। ठीक है, तो सेल्फिश क्लेम, एंटी सोशल, ये सब करेक्टर होते हैं। ठीक है, बट सबसे रेलेवेंट जो आंसर की में भी दे रखा है कि नो राइट्स कैन बी गिवन टू अ मैन अगेंस्ट द सोशल इंटरेस्ट, किसी सोशल इंटरेस्ट के खिलाफ में हम कोई राइट नहीं दे सकते। ठीक है, ये आंसर की के अंदर दे रखा है, बट सारे रेलेवेंट है, बट आंसर की में तो हम यही कर लेते हैं। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट वैसे ठीक है। नेक्स्ट आता है इन विच एस्पेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव, जो मॉडर्न लिबरलिज्म है वो बिलीव नहीं करता है इनमें से किस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता चुकी हूँ लिबरलिज्म को। सबसे पहले आया क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसे नेगेटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, देन मॉडर्न लिबरलिज्म जिसे वेलफेयर स्टेट और पॉजिटिव लिबरलिज्म बोलते हैं, देन इग्लिटेरियन भी आया, एंड फोर्थ लास्ट में हम लिबर्टेरियनिज्म काउंट करते हैं। ठीक है, तो इनमें से मॉडर्न लिबरलिज्म किस में बिलीव नहीं करता? मॉडर्न लिबरलिज्म मतलब पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, तो वो पॉजिटिव स्टेट के पॉजिटिव रोल पे इम्फेसाइज करता है, राज्य के पॉजिटिव जो रोल रहता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो इनमें से हमें देखना है कि नहीं कौन सा है। ठीक है, तो देखो मिनिमल स्टेट जो फीचर है वो नेगेटिव लिबरलिज्म का है। ठीक है, वो मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करता है कि स्टेट मिनिमल होना चाहिए, वो सिर्फ एक नाइट वॉचमैन होना चाहिए। ठीक है, बट ये क्लासिकल लिबरलिज्म है। मॉडर्न लिबरलिज्म वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ठीक है, उसके अंदर क्रेडल टू ग्रेव आएगा, क्रेडल टू ग्रेव वेलफेयर, देन सोशल लिबरलिज्म आएगा, पॉजिटिव फ्रीडम आएगा। ठीक है, और सबसे ओड हमें कौन सा लग रहा है? मिनिमल स्टेट। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आता है वी आर विटनेसिंग द एंड ऑफ हिस्ट्री एज सच दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज द फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, काफी इसमें ऐसी हिंट दे रखे हैं, अगर आपको नहीं भी पता एंड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इस टर्म से आप समझ गए होंगे कि इससे कौन एसोसिएटेड है। इससे एसोसिएटेड है फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, उनकी थीसिस भी थी द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, जो 1992 के अंदर उन्होंने पब्लिश की थी। और उसके अंदर वो कहते हैं कि अब जो दो आइडियोलॉजी थी, एक कम्युनिस्ट मतलब सोशलिज्म की, और दूसरी जो लिबरल डेमोक्रेसी जो कि यूएस से लीड कर रहा था। ठीक है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड लीड कर रहा था। तो वो कहता है कि अब कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, अब सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है, दैट इज वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अब हर स्टेट में वही होगी। वो ये कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन में। ठीक है, जो 1992 के अंदर पब्लिश हुई थी। आपके माइंड में आ जाना चाहिए जब एंड ऑफ हिस्ट्री या एंड ऑफ द लास्ट मैन ऐसा कुछ आप जाए स्टेटमेंट के अंदर, तो फ्रांसिस फुकुयामा उसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट आता है हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय सीबी मैकपर्सन। सीबी मैकपर्सन ने जो अर्ली लिबरलिज्म था उसके बारे में क्या कहा है, उसे कैसा कहा है। ठीक है, तो जो सीबी मैकपर्सन है उन्होंने अर्ली लिबरलिज्म को पॉजिटिव लिबरलिज्म कहा है। ठीक है, आप इस टर्म से ही समझ गए होंगे क्योंकि उन्होंने एक बुक भी लिखी है पॉजिटिव इंडिविजुअल की। ठीक है,
उनकी बुक का नाम है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जो उन्होंने लिखी है। उसके अंदर वो कहते हैं जो अर्ली लिबरलिज्म है वो मैन को एक सेल्फिश, एक पॉजेसिव बना देता है, सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब एक ऐसा क्रिएचर बना देता है जो सेल्फ इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है, उसे और किसी से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो वो अपनी बुक में ये सब आर्ग्यू करते हैं। पॉजेसिव, बुक का नाम है द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, जिसके अंदर वो हीगल और जिन्होंने भी इंडिविजुअलिस्टिक थियरी दी है वो सबको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और सीबी मैकपर्सन एक मार्क्सिस्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है। इनके बारे में बेशक आप अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि क्वेश्चन लगभग रिपीट होता है 1 साल के बाद, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स। मार्क्स के रिलेटेड कौन सी थियरी नहीं है? तो थियरी ऑफ एलियनिज्म है, सबको पता है। देन थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू भी है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। एक है जो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये किसकी है? ये एंगल्स की है, ठीक है, मार्क्स की नहीं है, याद रखना। इस पेपर में आगे जाके मतलब इस बुक का कंप्लीट नेम भी पूछ रखा है। तो इस पेपर में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं, घूम फिर के आप पेपर के अंदर ही उनका आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो पहले एलिमिनेट करना सीखो। हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद आंसर्स को देखना है, उसमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं और किस स्टाइल में दिए हुए हैं। एक ऑप्शन ओड होगा वो हमें पॉइंट आउट करना है, ठीक है। इन वाले क्वेश्चन में हम ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हु अमंग अस द फॉलोइंग स्टेटेड दैट लाइफ इज अ परपेचुअल रेस्टलेस डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट सीज ओनली इन डेथ। कि इनमें से किन की स्टेटमेंट है जो लाइफ है वो एक पावर आफ्टर पावर, मतलब एक डिजायर है, हमारी इतनी डिजायर है कि हम पावर, एक इंसान है वो पावर ही मांगता है, ठीक है, वो मतलब कि पावर के लिए ही उसके अंदर भूख है और वो भूख तभी शांत होती है मरने के बाद ही, ठीक है। तो आप पावर से समझ गए होंगे इंसान ऐसी बातें कौन करते हैं? हॉब्स करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक द आर्ट ऑफ वार। द आर्ट ऑफ वार बुक है वो किसने लिखी है इनमें से? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैकियावेली ने लिखी है, ठीक है। अगर एक द आर्ट ऑफ वार है वो बुक एक सुनजू चाइनीज लीडर थे, उन्होंने भी लिखी थी, ठीक है, चाइनीज लीडर थे सुनजू, द आर्ट ऑफ वार, वो इनसे पहले लिखी थी, मैकियावेली से भी पहले लिखी थी वो, बट मैकियावेली ने ये बाद में लिखी। अब ऑप्शन में मैकियावेली है तो मैकियावेली करना है, ठीक है। देन हमारा एक और बात, द आर्ट ऑफ वार है ये सोक्रेटिक डायलॉगिक रूप में है, ठीक है, सोक्रेटिक डायलॉग के फॉर्मेट में ये बुक असर्शन स्टेटमेंट में कभी आ सकता है। आप मतलब चीजों को नोट करते हैं। फैक्चुअल नॉलेज हमारे पेपर के लिए बहुत रेलेवेंट है या फिर किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो जो फैक्चुअल नॉलेज है उसे साथ साथ में माइंड में आप नोट करते चला करो, ठीक है, या फिर नोटबुक साथ में रखा करो। नेक्स्ट आता है रिवोल्यूशनरी वायलेंस इज नॉट जस्ट कैथारिटिक बट इट ऑल्सो अलाउ द कॉलोनियल सब्जेक्ट टू रिक्रिएट देमसेल्फ। ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये हमें बताना है कि जो रिवोल्यूशनरी वायलेंस है वो एक कैथारिटिक ही नहीं है बल्कि कॉलोनियल सब्जेक्ट को रिक्रिएट भी कर रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, आई विल गिव यू इन हिंदी। हिंदी में मैं आपको बता देती हूँ, ये क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी पूजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो इनमें से हैना अरेंट, देन फ्रेंच फैनोन, मैकियावेली, होब्स, आपको आइडिया लग गया होगा वैसे किसने लिखा है। सॉरी, आई एम कंफ्यूज। रुको, मैं इसका आंसर बता दूं। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच फैनोन, ठीक है, फ्रेंच फैनोन ने लिखा है, क्योंकि फ्रेंच फैनोन एक डीकोलोनाइजेशन के बारे में काफी लिखते हैं, ठीक है, मतलब पोस्ट कॉलोनियल थिंकर है वो, ठीक है, जो कॉलोनियलिज्म के इफेक्ट या उनकी क्या क्या साइड इफेक्ट थे, क्या उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा लिखा है, ठीक है, फ्रेंच फैनोन। उनकी काफी ऐसी बुक भी है, हमने पढ़ा होगा बहुत बार, मतलब पेपर में भी आती है, मैं आपको बता देती हूँ, लिख के नोट कर लेना चाहिए। पिछले पेपर में भी मैंने कई कवर भी करवाई है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ठीक है, ये उन्होंने 1952 के अंदर लिखी थी। देन नेक्स्ट जो है ए डाइंग कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, ये उन्होंने 1959 के अंदर लिखी थी।
एक अपार्थिएट भी लिखी थी उन्होंने, ठीक है। देन एक उन्होंने द रैच ऑफ अर्थ, ये तो उनकी बहुत फेमस बुक है, द रैच ऑफ अर्थ, ठीक है, जो उन्होंने 1961 के अंदर लिखी थी। बहुत बार आता है कि इसके राइटर कौन है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, इसके राइटर कौन है, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस क्लासेस में कवर भी करवाया, ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। तो ये फ्रेंच फैनोन की लिखी हुई बुक है, और उनकी ये स्टेटमेंट है, रिवोल्यूशनरी वायलेंस की सिर्फ कैथरेटिक ही नहीं है, बल्कि एक कॉलोनियल सब्जेक्ट को रिक्रिएट देमसेल्फ, वो अपने आप को रिक्रिएट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनके फिलॉसफी का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आपके माइंड में आना चाहिए इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है, ठीक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मतलब जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है वो उन्होंने हिंदू धर्म से और गांधी जी के थॉट को ब्लेंड करके बनाई है, ठीक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, मैटीरियलिज्म नहीं होना चाहिए, टोटलिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, ड्यूअलिज्म नहीं होना चाहिए, स्टेट और मतलब सिटीजन्स के बीच में किसी भी टाइप का, ठीक है, मतलब किसी भी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए, सब कुछ इंटीग्रल है उनकी फिलॉसफी में, उन्होंने सब कुछ उसमें ब्लेंड किया है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मतलब कई बार ये भी स्टेटमेंट आती है कि उनकी फिलॉसफी कैपिटलिज्म से प्रभावित है या मार्क्सिस्ट सोशलिज्म से, मतलब किससे इफेक्टेड है, उसके ऊपर किसका इफेक्ट दिखता है। तो आप ये बात भी याद रखना कि उनकी जो फिलॉसफी है वो दोनों के अपोजिशन में है, कैपिटलिज्म के भी और जो मार्क्सिस्ट है उनके सोशलिज्म से भी, ठीक है, और किसी भी उनको सपोर्ट नहीं करती, वो एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड उनका एक मॉडल है, ठीक है। और उसके बाद जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है वो जनसंघ ने अपने ऑफिशियल डॉक्ट्रिन जो थी उनकी 1965 के अंदर अडॉप्ट कर ली थी, एंड लेटर ये फिलॉसफी बीजेपी ने भी अडॉप्ट कर ली, ठीक है। तो दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर भी क्वेश्चन आना ऑब्वियस बात है, क्योंकि गवर्नमेंट का उनके ऊपर गवर्नमेंट काफी चलती है उनकी टीचिंग्स पे, उनकी थॉट्स पे, ठीक है। तो इनमें से हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से। देखो, कंसिडरेशन ऑफ मैन एज एटम, सबसे पहली स्टेटमेंट हमको रॉन्ग मिल गई, ठीक है, कि मैन को एटम की तरह थोड़ी ना ट्रीट करते हैं, वो तो एक इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी है कि मैन एक एटम है, ठीक है। तो हमारा यही करेक्ट आंसर है। उसके बाद कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते हैं, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, ठीक है, ये सब तो ट्रू है ही, हमें एक ऑड वन पॉइंट आउट करना होता है, वो आंसर है, ठीक है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा, We will get nothing by appealing to the shouting horse in the ears of the British bureaucracy who said this, कि हम एक सेकेंड मैं हिंदी में बता देती हूँ। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने कही ये हमें बताना है। सुभाष चंद्र बोस, देन लाला लाजपत राय, बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन का लेवल काफी हार्ड है, क्योंकि हमें पता है तो ही हम आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। इसमें हम आइडिया भी नहीं लगा सकते क्योंकि सभी कह सकते हैं इनमें से, ठीक है। और जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसका लेवल काफी ठीक है, जो शिफ्ट 2 है उसमें काफी आसान क्वेश्चन थे, शिफ्ट 1 के अंदर उसका लेवल काफी अच्छा था, ठीक है। मतलब ऐसा भी नहीं था कि बहुत हार्ड था, इजी टू मॉडरेट ही था पेपर, बट क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। इनमें से सिटीजनशिप के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमने एक स्टेटमेंट मिलेगी, देखो, अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन साइमल्टेनियसली बी द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। तो हम यहां से ही समझ गए कि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो हमारी कंट्री की ऑटोमेटिकली मतलब खत्म हो जाएगी उस इंसान के पास। तो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है हमारी कंट्री में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है और हमें नोट ही करना है, तो ऑब्वियस है और स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है, परियार ईवी स्वामी आर्ग्यूड इन द फेवर ऑफ। जो परियार ईवी रामास्वामी परियार हैं, उन्होंने किसके बारे में आर्ग्यू किया है, किसके फेवर की बात की है, ठीक है।
तो कास्ट बेस्ड सोशल सिस्टम, तो ऐसा क्यों करेंगे? वो कास्ट सिस्टम पे थोड़ी ना मतलब बिलीव करेंगे, वो तो बल्कि एंटी कास्ट थे, कास्ट सिस्टम के विरुद्ध में थे, ठीक है। देन नेक्स्ट ह्यूमन डिग्निटी, बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करते हैं। उन्होंने, आपको याद होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाई थी, ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाई थी उन्होंने। तो ह्यूमन डिग्निटी को करते हैं। वर्नाश्रम सिस्टम गलत है। देन इनहांसिंग द स्टेटस ऑफ हिंदी, ये भी गलत है। साउथ में कोई हिंदी की बात क्यों करेगा? हिंदी की तो साउथ इंडिया के अंदर हिंदी के लिए प्रोटेस्ट की जाती है, मतलब हिंदी को हम मतलब अपनी लैंग्वेज नहीं मानेंगे, ठीक है, ऐसा किया जाता है। और उसके बाद ईवी रामास्वामी के बारे में हर बार क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, तो ठीक है, इनके बारे में काफी चीजें और बता दें जो लास्ट ईयर में मतलब आ चुके हैं। इन्होंने एक जस्टिस पार्टी थी, उसके अंदर भी लीडरशिप की थी, ठीक है। उसके बाद 1944 के अंदर उन्होंने जस्टिस पार्टी का नाम चेंज करके द्रविड़ा कजांगम रख दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो यही पार्टी थी द्रविड़ा कजांगम, इसका 1949 के अंदर स्प्लिट हो गया था। इसके अंदर 1949 के अंदर CN अन्ना नारायणु थे, सॉरी अन्ना दुराई थे, उन्होंने इसे DMK बना लिया था, ठीक है। आप DMK की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आई विल सी, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि इससे पहले वो किस पार्टी से एसोसिएटेड थे। तो 1999 के अंदर उन्होंने INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और लेफ्ट कब की थी? 1925 के अंदर। काफी बार क्वेश्चन आता है उन्होंने कब ज्वाइन की थी या इस पार्टी से एसोसिएटेड थे, किस किस पार्टी से एसोसिएटेड थे, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। देन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, हु कंसिडर्ड ब्यूरोक्रेसी एज स्टेट कॉन्शियसनेस। ब्यूरोक्रेसी को स्टेट कॉन्शियसनेस कौन कहता है, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, लास्ट ईयर में आ चुका है। इसका आंसर है मार्क्स। मार्क्स कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को एक स्टेट कॉन्शियस, ठीक है। वो कहते हैं वो स्टेट विल है, वो स्टेट की पावर है। ये मतलब कि स्टेट अपनी पावर, जो मजदूर क्लास है, मतलब जो उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है, ठीक है, उस पावर से। और स्टेट है वो कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट को दिखाता है, उनका ये मानना था, ठीक है, कैपिटलिस्टिक इंटरेस्ट को मतलब प्रमोट करता है, ठीक है। और जो वर्कर क्लास है उसे दबाता है, उनका ये कहना था, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज का कौन सा फंक्शन नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें देखो, आप लास्ट वाला ऑप्शन देखो, टू कंट्रोल द जुडिशरी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो हमें पहले ही मिल गया, ये इतना आसान क्वेश्चन था। और तो सब फंक्शन है ही, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक अपॉन ओपिनियन, देन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, अल्टरनेट गवर्नमेंट, ओके, पब्लिक पॉलिटिकल एजुकेशन देनी है लोगों को, ठीक है, ये सब तो उनके फंक्शन है ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है। तो इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कौन सा, संविधानवाद जिसे कहते हैं, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हम एसोसिएटेड करते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ। और मतलब कि जो सिटीजन है वो भी लॉ के अकॉर्डिंग हो, और एक लिमिटेड गवर्नमेंट हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने मतलब मन मर्जी कर रही है, आर्बिट्रेरी गवर्नमेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट की पावर लिमिटेड हो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कहता है। उसके बाद है, और इसमें क्या आता है कि सिविल लिबर्टीज हो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में, ठीक है। काफी कॉन्सेप्ट है, हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें भी देखो, एक कॉन्सेप्ट है पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक पार्टी बेस्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है। और अगर हम कंफ्यूज हों भी अगर किसी ऑप्शन में, तो हम पार्टी बेस्ड पे हम आके रुक जाएंगे, क्योंकि ये तो श्योरली नहीं है, ये हमें पता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें सी है। Who among the following distinguish between interest articulation function and other अनोमिक ग्रुप फंक्शन, ठीक है। जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शन है और अनोमिक ग्रुप फंक्शन है, उसके बारे में डिफरेंशिएट किसने किया है? क्वेश्चन हार्ड है। हमें ये पता है कि आलमंड ने मतलब 4 टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप बताए थे, एनोमिक ग्रुप, एसोसिएशनल, नॉन एसोसिएशनल, देन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, ठीक है। बट उसके साथ में 2 नाम दे रखे हैं, पॉल और कॉलमैन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका है आलमंड एंड कॉलमैन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है,
हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट रिजिम। इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें से भी हम बहुत आसान क्वेश्चन है, एनएसजी है, उसका इंडिया मेंबर नहीं है। हम बहुत बार न्यूज में सुनते हैं, डिबेट सुनते हैं कि इंडिया को एनएसजी का मेंबरशिप चाहिए, तो मतलब उसको सपोर्ट कौन कौन से नेशन कर रहे हैं, ठीक है, रशिया कर रहा है, ऐसे हम बहुत बार न्यूज में सुनते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो एमटीसीआर का है, बिल्कुल है। देन वार्सेनर एग्रीमेंट का भी है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड ही ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा Which one of the following is not the core issue related to neo-realistic? जो neo-realism है उसके core issue कौन सा नहीं है, जो आईआर की थ्योरी में neo-realism है उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी देखो आप एक चीज पे रुक जाओगे, सारे ऑप्शन आपको सही लगेंगे। सी ऑप्शन है जो स्टेट आर ऑलवेज इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म को मोनोपोली करने की ऐसा तो कोई नियो रियलिज्म में बात नहीं करता कि कैपिटलिज्म को स्टेट अपनी मोनोपोली बनाने के लिए, मतलब स्टेट अपनी ही मोनोपोली बनाने के लिए नियो रियलिज्म की थ्योरी, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और हमें गलती चूज करना है। देन नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसका फीचर नहीं है। तो पहला ही हमें हाईलाइट हो गया होगा अनरेस्ट्रेन्ड डेवलपमेंट। तो ये तो नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है, कि हम बिना लगाम के डेवलपमेंट करे जाएं, बिना किसी रेस्ट्रेन के, ठीक है। तो ये तो उसका बिल्कुल नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो 1987 में एक रिपोर्ट आई थी, ब्रूटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था। और ये डेफिनेशन काफी बार आती है कि क्या डिफाइन किया था, तो मैं आपको नरेट करती हूँ। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये डेफिनेशन उन्होंने दी थी कि डेवलपमेंट उस टाइप की डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड को तो फुलफिल कर ही रही है, उनकी जरूरतों को तो पूरा कर ही रही है, साथ में जो फ्यूचर की जनरेशन है उनकी जो एबिलिटी है डेवलपमेंट की, उसे मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उन्हें भी हम डेवलपमेंट का अधिकार दें, उतनी ही डेवलपमेंट का, ऐसा नहीं है कि ये हमारा सोल राइट है, ठीक है। फ्यूचर जो आने वाली जनरेशन है उसका भी है। हमने काफी बार एक स्टेटमेंट भी सुनी होगी कि जो प्रेजेंट में जो अर्थ है, जो एनवायरमेंट है, वो हमने बोरो किया है हमारे फ्यूचर जनरेशन से, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वो सब कहा जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है कि 2015 के अंदर जो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज, ठीक है, ये अडॉप्ट किए थे, ठीक है, जिसमें 17 गोल्स थे। उससे पहले 2000 के अंदर हमने मिलीनियम डेवलपमेंट गोल MDGs, ठीक है, ये अडॉप्ट किए थे 2015 तक, जो कि अभी एंड हो गए थे। उसके बाद 2015 के अंदर हमने SDGs अडॉप्ट किए थे, जो 2030 तक, जो कि एजेंडा 2030 के अंदर काउंट होते हैं, वो हमें अचीव करने हैं, ठीक है, वो टारगेट दिया है। देन नेक्स्ट आता है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थियरिस्ट एडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी पेरिफेरी। सेमी पेरिफेरी के बारे में किन्होंने बात की है? तो सेमी पेरिफेरी से इसमें आगे एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी का। तो आप समझ गए होंगे ये इमैनुअल वॉलस्टीन का है। वॉलस्टीन ने डिपेंडेंसी थ्योरी दी थी, जो कि मार्क्सिस्ट जो थ्योरी थी उसे इंटरनेशनल लेवल पे जिन्होंने मतलब यूज किया था, जिसके अंदर उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे, कोर, पेरिफेरी, ओके स्पेलिंग गलत हो रही है मेरी, देन सेमी पेरिफेरी, ठीक है, आप करेक्ट स्पेलिंग देख लेना, सेमी पेरिफेरी। तो उसने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। कोर में उन्होंने कहा था कि जो डेवलप्ड कंट्री है, देन पेरिफेरी के अंदर बिल्कुल ही जो अंडर डेवलप्ड है, देन सेमी पेरिफेरी के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज आती है, ठीक है, वो सब। नेक्स्ट आता है हमारा लीडर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन वर इनवाइटेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वीयरिंग सेरेमनी 2014 के अंदर जो मोदी की जो सेरेमनी हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसके अंदर मतलब कौन से लीडर बुलाए थे, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे 7 लीडर इनवाइटेड थे, ठीक है। देन एक और चीज याद रखना, 2019 के अंदर जो हुई थी उसके अंदर बिम्स्टेक के लीडर आए थे, ठीक है।
नेक्स्ट जो आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन इंडियन नॉट प्रोवाइडेड टू इंडियन डायस्पोरा अंडर द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम। ओसीआई जो स्कीम थी उसके अंदर कौन से राइट्स प्रोवाइडेड नहीं है, कौन से, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, बिल्कुल है। देन एजुकेशनल राइट भी है, टू एक्वायर लाइफ टाइम वीजा, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट्स के अंदर आ जाता है कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते, वो इलेक्शन फाइट नहीं कर सकते, ठीक है, जिसके अंदर दे रखा है कि ओनली सिटीजन, इंडिया का जो सिटीजन है वो ही इलेक्शन को मतलब फाइट कर सकता है, ठीक है। तो वो सब पॉलिटिकल राइट है जो कि उनके पास नहीं है। देन नेक्स्ट आता है, विच एग्रीमेंट ऑफ द डिफेंस कोऑपरेशन वाज साइंड बाय इंडिया विद यूएस इन 2020। 2020 के अंदर कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये हमें बताना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इतना न्यूज में रहा था ना, ये पूछो मत। बी का एग्रीमेंट है वो बिल्कुल 2020 के अंदर साइन हुआ था, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो लिमोआ एग्रीमेंट था, सबसे पहले हमारा जेएसएमओआई एग्रीमेंट है वो 2002 के अंदर हमने साइन किया था यूएसए के साथ। देन उसके बाद जो लिमोआ एग्रीमेंट है वो 2016 के अंदर साइन किया था हमने। और किस्मोआ, जिसे कॉम का सा भी बोल देते हैं हम, 2018 के अंदर साइन किया था। और 2020 के अंदर बेका एग्रीमेंट। ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो यूएसए किसी भी कंट्री के साथ जब मिलिट्री रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, मिलिट्री स्ट्रेटेजिकशिप इस्टेब्लिश करता है, तो उसके अंदर सब आते हैं, ठीक है। ये 4 एग्रीमेंट वो पहले साइन करता ही है। तो पहले हमने 2002 के अंदर किया, उसके बाद हमने बहुत टाइम तक नहीं किया क्योंकि इन एग्रीमेंट में माना जाता था कि सॉवरेनिटी, जैसे हमारी संप्रभुता पे खतरा है, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन हमारी मिलिट्री की वो शेयर की जाती है। और इन एग्रीमेंट के जो टेक्स्ट है वो भी मतलब सबको नहीं बताए जाते, वो सीक्रेट टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, वो किसी को भी मतलब एक्सक्लूसिव होते हैं, मतलब किसी को बताए नहीं जाते। तो फिर उसके बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो हमने ये सारे एग्रीमेंट साइन किए थे, क्योंकि हमें जैसे चाइना का इन्फ्लुएंस उसे काउंटर करना था, तो यूएसए के साथ हमें पार्टनरशिप करनी ही पड़ी। तो उसके बाद हमने ये एग्रीमेंट भी साइन किए। देन नेक्स्ट आता है हमारा, नेम द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बहुत आसान क्वेश्चन, इतनी बार मतलब ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो इसका है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। देन डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और मतलब थोड़ा सा इंडिया का बॉर्डर भी है अफगानिस्तान के साथ, वहां भी डूरंड लाइन है। देन नेक्स्ट है रेड क्लिफ लाइन जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। देन पाक स्टेट, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, पाक स्टेट। देन नेक्स्ट आता है, हाउ लॉन्ग कैन वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट व्हेन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये है 6 मंथ। अब मतलब एक ये जब टेन्योर का क्वेश्चन आता है या फिर मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस कितना, तो इसमें हमारे इंडिया में लगभग क्या है 6 मंथ या 6 वीक्स का प्रोविजन है, ठीक है, 6 मंथ इस टाइप के प्रोविजन है। तो इस पे तो हम तुक्का भी मार सकते हैं अगर नहीं पता हो तो भी, 6 मंथ है, ठीक है इसमें। और इससे रिलेटेड प्रोविजन किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 62 के अंदर। देन नेक्स्ट आता है, द सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 324, जो कि आर्टिकल 324 कहता है कि जो इलेक्शन का सुप्रीडेंस है उसका जो कंडक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर होगा। तो ये प्रोविजन जो है आर्टिकल का, ये कब आया था, ठीक है, मतलब फोर्स में कब आया था ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा 26 नवंबर 1949 के अंदर भी फोर्स में आ गया था, ठीक है, कि मतलब तभी हमने लागू कर दिया था। देखो कुछ प्रोविजन थे जो कि हमने 26 नवंबर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था तब हमने लागू कर दिए थे, और कुछ थे जो हमने बचे हुए सारे थे वो 26 जनवरी 1950 में लागू किए, ठीक है। तो जो प्रोविजन 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 के अंदर लागू किए थे हमने, उसमें वो सब आते हैं कि जो अर्जेंट नीड में थे, ठीक है। जैसे किस टाइप के प्रोविजन, जैसे सिटीजनशिप का प्रोविजन था, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे। सिटीजनशिप का 26 नवंबर को ही आ गया था। देन उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन थे, तो इलेक्शन कमीशन उसी में आता है, तो ये भी 26 नवंबर को आ गया था। देन प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो प्रोविजन था वो भी तभी आ गया था। उसके बाद
जो टेम्परेरी और ट्रांजिशनल प्रोविजन थे, कुछ जो टेम्परेरी प्रोविजन थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आ चुके थे, और शॉर्ट टाइटल्स का भी। ठीक है, ये सभी प्रोविजन 26 नवंबर को ही आ गए थे, और बचा हुआ सारा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। देन नेक्स्ट आता है हमारा, बाय विच Constitutional amendment the word socialist, secular and integrity were incorporated in our constitution। जो socialist, secular and integrity वाला वर्ड है वो कब ऐड किया था? बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको आता ही होगा। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1976 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर हमने ये वर्ड ऐड किए थे। और इससे रिलेटेड आप जानते हो कि नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 44th अमेंडमेंट एक्ट जो 1978 के अंदर किया था, उसके अंदर काफी प्रोविजन जो थे 42nd के, वो अपोजिट करती थी जनता गवर्नमेंट आई थी, क्योंकि 42nd में बहुत कुछ अच्छा भी ऐड किया गया था, बहुत कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो कि लाइक स्टेट को ना की अथॉरिटेटिव बनाता है। ठीक है, तो वो सब अपोजिट कर दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि इनमें से कौन सा फंक्शन, कौन सा कार्य लोकल गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमें बताना है। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, देन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इसमें लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऐसा काम तो नहीं करती जो लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर थोड़ी ना होती है। तो पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब राइट है, एंड करेक्ट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट जो आता है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कैरेक्टराइज सोशल एक्शन ग्रुप। ये वाला क्वेश्चन शिफ्ट सेकंड के अंदर भी सोशल एक्शन ग्रुप के बारे में आ रहा था। ठीक है, तो सोशल एक्शन ग्रुप के बारे में ट्रू नहीं है। तो सोशल एक्शन ग्रुप के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये छोटे ग्रुप होते हैं, लाइक कम्युनिटी ग्रुप के टाइप में, कि एक जो सोसाइटी है वो मिलके ग्रुप बनाती है, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो अपने लेवल पे उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें काफी स्टेटमेंट आपको कंफ्यूजिंग लगेंगी, और सब छोड़ो, आप इस स्टेटमेंट पे आओ, दे आर नॉन ऑटोनोमस ग्रुप। वो नॉन ऑटोनोमस तो नहीं है वो, बल्कि ऑटोनोमस ग्रुप है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, डिपेंडेंट ऑन द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के सपोर्ट पर तो डिपेंड नहीं करते, वो तो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी नॉट ही पूछा था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया एज माइक्रोकोसम इन एक्शन। इनमें से किन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो माइक्रोकोसम इन एक्शन। इसका मतलब होता है कि मतलब एक पूरा कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देती है। ठीक है, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो जब बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो एक कंप्लीट इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रही है। ठीक है, मतलब डाइवर्स है, इतना हर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये स्टेटमेंट किसके? ग्रैनविल ऑस्टिन की। इन्होंने इंडिया के बारे में काफी चीजें अच्छी लिखी है। ठीक है, इनकी बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, ये भी आ सकती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन। स्टोन ऑफ अ नेशन, ठीक है, जो इन्होंने 1999 के अंदर लिखी थी। और इसके अंदर उन्होंने इंडिया के बारे में काफी 1991 के अंदर है ये बुक। इसके अंदर इंडिया की काफी उन्होंने तारीफ की है, प्रेज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो है उसे भी प्रेज किया। तो ये स्टेटमेंट ग्रैनविल ऑस्टिन की है। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया टुडे, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो इंडिया में अभी चलती है उसके बारे में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम बिल्कुल है, देन कोलिएशन फॉर्मेशन है, देन लास्ट है इंक्रीज इन द स्कोप ऑफ इलेक्टोरल चॉइसेस, ये भी है हमारा। स्टेबलाइजेशन इन कांग्रेस डोमिनेंस सिस्टम, ये तो नहीं है क्योंकि कांग्रेस डोमिनेशन सिस्टम स्टेबलाइज तो नहीं है, अब तो हिल चुका है। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारी। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज लॉन्च इन। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब लॉन्च किया था? ठीक है, काफी बार डेट्स आती हैं पेपर में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि 12 तारीख को लॉन्च हुआ था और 2020 में हुआ था। अब इसमें महीने ऐसे दे रखे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मई 2020। इसको
आत्मनिर्भर भारत जो अभियान था वो लॉन्च हुआ था, उसकी पहली किस्त लॉन्च हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी आत्मनिर्भर भारत की वो 12 अक्टूबर को लॉन्च की थी, एंड देन थर्ड जो इंस्टॉलमेंट थी वो 12 नवंबर को लॉन्च की, ठीक है, जो मोदी जी ने। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु कॉइन्ड द फेमस एक्रोनियम पोस्टकॉब। जो पोस्टकॉब है वो किन्होंने कॉइन किया है ये हमें बताना है, बहुत आसान है। हम जब पब्लिक एड स्टार्टिंग में पढ़ने लगते हैं तो नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, उसके अंदर आता है गुलिक एंड उर्विक, ठीक है। तो पोस्टकॉब की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, कभी पेपर में आ ना जाए, ठीक है। तो पी से होता है प्लानिंग, देन नेक्स्ट ओ से है ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद एस से है स्टाफिंग, मतलब उसके अंदर स्टाफ वो सब, देन डी से जो हमारा है वो है डायरेक्शन, उसके बाद जो सी से है वो है कोऑर्डिनेशन, ओके। उसके बाद ओ यहाँ पे छोटा है, गलती से बड़ा आ गया, देन आर से जो हमारा है वो रिपोर्टिंग है कि रिपोर्ट करनी है, देन जो बी से बनता है वो बजटिंग, ठीक है। काफी चीजें हम मतलब पढ़ी हुई भी आती हैं, ठीक है, जो मतलब गहराई से पता है तो ही हम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में आ भी सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हु रोट री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट जो है बुक वो किसने लिखी है ये हमें बताना है, ठीक है। बहुत फेमस बुक है, ये बुक लिखी है ऑसबॉर्न एंड गेबलर ने, ठीक है, जिसके अंदर वो जो पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर किन्हें कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेडरिक्स। आई शुड चेक यार, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक इट्स आंसर इज एडवर्ड वेडनर। ओके, आई विल चेक दिस एंड आई विल मेंशन इन कमेंट, ठीक है। I will start it. Then next आता है हमारा which of the following statement is incorrect about human relation theory. Human relation theory है उसके बारे में incorrect statement कौन सी है ये हमें बताना है, ठीक है। तो सारी स्टेटमेंट छोड़ के हम एक स्टेटमेंट पे आते हैं कि इनफॉर्मल एलिमेंट डू नॉट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट। जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल आउटपुट है उस पर इनफॉर्मल एलिमेंट इफेक्ट नहीं डालते, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ह्यूमन रिलेशन थियरी जो एल्टन मेयन ने दी थी उसके अंदर वो क्लियरली कहते हैं कि इनफॉर्मल एलिमेंट इफेक्ट करते हैं प्रोसेस को और ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई और यही हमारी पूछी है कि गलत कौन सी है। देन नेक्स्ट आता है इन 1989 द वर्ल्ड बैंक कॉन्सेप्चुलाइज्ड गवर्नेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन। जो 1989 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया था वो किस कंट्रीज, किन नेशंस के बारे में था, तो वो सब सारा रीजन के अंदर उन्होंने एक रिसर्च की थी, उनके अंदर उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था, तो वो सब सारन अफ्रीकन जो रीजन था उसके अंदर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड बैंक ने एक 1992 के अंदर एक रिपोर्ट दी थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट या फिर गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिपोर्ट का नाम था, जिसके अंदर उन्होंने गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन दी थी। बहुत बार आता है कि ये स्टेटमेंट मतलब गुड गवर्नेंस की ये डेफिनेशन किसने दी, क्या डेफिनेशन थी, द मैनर इन विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, कि एक ऐसा मैनर जिसमें कंट्री के जो सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उन्हें मैनेज कैसे किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। वो मतलब एक ट्रूली सेंस में, एक अच्छी सेंस में, एक अच्छी तरह से कैसे मैनेजमेंट की जाती है वो गुड गवर्नेंस के अंदर आती है, ठीक है। वो रिपोर्ट दी थी 1992 के अंदर, बहुत बार आता है कि ये क्या क्या कब दिया था। उसके बाद उन्होंने गुड गवर्नेंस की 8 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, 8 असेंशियल्स बताए थे। क्या क्या थे वो मैं बताती हूँ आपको। पहला जो बताया था उन्होंने पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट जो बताया था कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके मतलब कि जो लोगों का वो कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है,
कॉन्सेंसस होना चाहिए, देन अकाउंटेबल होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यहां लिख देती हूं मैं, पेपर में आ भी सकता है इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, देन उसके बाद अफेक्टिव होनी चाहिए और एफिशिएंट होनी चाहिए, अफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एफिशिएंट। देन नेक्स्ट आता है इक्विटेबल और इंक्लूसिव होनी चाहिए, एंड इंक्लूसिव, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आना चाहिए रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मैंने कहीं कहीं लिख दिया, आप साथ साथ नोट करते रहना, मैं बोल रही हूं उसके साथ, ठीक है, क्योंकि स्पेस की कमी थी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अकम्प्लिश्ड ऑफ पॉलिटिकली डिटरमाइंड गोल, कि पब्लिक एड के अंदर जो पॉलिटिकली गोल होते हैं उन्हें डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में काफी बार रिपीट हो चुकी है। इसका करेक्ट आंसर डिमॉक एंड डिमॉक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रूवल ऑफ प्लान्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कि बजट एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर प्लान्स होते हैं कि पब्लिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर कैसे होगा और कैसे पब्लिक रेवेन्यू आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दी है, हार्ड क्वेश्चन है, हमें नहीं पता है वही कर सकता है, तो रेनो स्ट्रॉम इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हु हैज बीन द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग द शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में उनमें से मतलब सबसे फेमस कौन सा राइटर है ये हमें बताना है, ठीक है। तो मिल्टन फ्रीडमैन शिकागो स्कूल से एसोसिएटेड है, उनकी फेमस राइटर है, और इनके साथ में एक है जॉर्ज स्टिगलर, ठीक है, ये भी शिकागो स्कूल से एसोसिएटेड है। शिकागो स्कूल मतलब एक लिबरल स्कूल है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, लिबरलिज्म की बात करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, बट सोशल उसके लाइफ के अंदर कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द सपोर्टर ऑफ, और एक और बात, जो शिकागो स्कूल है जिसे नियो क्लासिकल भी बोल देते हैं, ठीक है, ये चीजें साथ साथ नोट किया करो, ठीक है, क्योंकि इस पेपर में दो मतलब क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो स्कूल से आए हुए हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक्स के स्कूल से आए हुए हैं, कि शिकागो स्कूल, ऑस्ट्रिया स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल, इनके बारे में, ठीक है। तो हमें साथ साथ नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन नया डाला जाता है तो बहुत चांसेस है उसके ऊपर दोबारा क्वेश्चन आए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर नहीं है, वो हमें बताना है। ओके, नोट द सपोर्टर ऑफ, ये हमें पूछा है, ठीक है। तो टीएच ग्रीन है, देन हरोल्ड जे लास्की है, बिल्कुल है, देन ये जॉन लॉक और जेरमी बेंथम नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर बी एंड डी है, 41 बी एंड डी, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म के बिलीफ्स क्या है ये हमें बताने हैं। तो ट्रेडिशन की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हिरार्की एंड अथॉरिटी की बात करते हैं, तो आपको पहले ऑप्शंस देख लेने चाहिए। अगर आपको नेक्स्ट वाले नहीं भी पता है तो देखो हमें दो ऑप्शन मिल गए हैं और दो ही हमें बताने हैं, तो ए और बी बिल्कुल सही है। इसमें सोशल डावरिज्म की बात क्यों करेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल लिबरलिज्म की तो बिल्कुल ही अपोजिट है, कंजर्वेटिज्म सोशल लिबरलिज्म को बिल्कुल नहीं मानता। देन नेक्स्ट आता है which of the following aspect have been defended by J.S. Mill, J.S. Mill ने इनमें से कौन से एस्पेक्ट को डिफेंड किया है, ठीक है। तो देखो द राइट ऑफ वुमेन बिल्कुल सही है, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, उसके अंदर इन्होंने वुमेन के राइट की बात की है, ठीक है। देन उसके बाद है बैंथम यूटिलिटेरियन इन टोटल, बैंथम की यूटिलिटेरियन को टोटली एक्सेप्ट किया, बिल्कुल गलत है। बैंथम की यूटिलिटेरियन को इन्होंने मॉडिफाई किया है, जिसके अंदर उन्होंने प्लेजर की जो क्वालिटीज को हायर प्लेजर, लोअर प्लेजर, उसमें डिवाइड किया है, ठीक है, और उन्होंने एक स्केल दिया था उसे भी रिजेक्ट किया इन्होंने। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी बिल, ये भी सही है, उन्होंने मैरिड वुमेन की प्रॉपर्टी बिल को भी सपोर्ट किया है। पैट्रियार्की, ये तो आपको बिल्कुल ही गलत लगेगा, क्योंकि पैट्रियार्की को जेएस मिल सपोर्ट करते हैं, वुमेन के बारे में भी लिख रहे हैं और पैट्रियार्की को सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो पैट्रियार्की गलत है, ए और सी हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप आंसर जरूर देख लिया करो कि कितने आंसर हमें देने हैं, ठीक है, करेक्ट में कितने बताने हैं, ऑप्शन में कितने दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है, कितने हैं, ठीक है, वो सब। देन नेक्स्ट आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीगल इज ट्रू, हीगल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि स्टेट है वो गॉड का मार्च है अर्थ पे, ठीक है, कि गॉड बिल्कुल धरती पे उतर के आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। हीगल रिगार्डेड वुमेन एज इंफीरियर, बिल्कुल सही है, वो वुमेन को इंफीरियर मानते हैं, वो मतलब कहते हैं कि उनके अंदर रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो दो ही ऑप्शन हमें बताने, ए और बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट, ये तो गलती है, अगर आप कंफ्यूज भी होते तो दो ही हमें सही बताने, तो वो हो गए हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन राय आर ट्रू, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन से ट्रू हैं ये हमें बताने, ठीक है। इसमें पहले आप एक बार ऑप्शन देखें, ऑप्शन में कम से कम हमें 3 ऑप्शन देने हैं, ठीक है, ये देखो। तो देखो इसमें पहली स्टेटमेंट चलो छोड़ भी देते हो आप, क्योंकि वो वेदांता में बिलीव करते थे, ऐसा आपने पढ़ा होगा। देन नेक्स्ट आता है ही वॉज रैशनलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ मोनोएथिज्म, बिल्कुल सही है, वो मोनोएथिज्म को सपोर्ट करते हैं, एक गॉड को मानते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने इस्लाम से लिया है। उसके बाद ही वॉज अथिस्ट, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वो एक गॉड को मान रहे हैं तो एथिस्ट कैसे हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। तो 3 तो हमें बची हुई सही करनी है ड्यू टू नेचर ऑफ क्वेश्चन। तो उपनिषद को मानते हैं, ये भी सही हो गई। एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा ही वॉज क्रिटिकल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ त्रितर्नियनिज्म एडवोकेटेड इन क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए, बी एंड डी। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाल गंगाधर आर ट्रू, बाल गंगाधर तिलक थे जो, उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बतानी है, ठीक है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट क्या दे रखी है, ही इनविसेज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, सही है। देन ही वॉज बोथ रेस्टलेस नेशनलिस्ट एंड रियलिस्टिक, सही है। देन प्रीफर्ड फ्रीडम ओवर द सोशल फ्रीडम, बिल्कुल सही है। देन फॉर तिलक लिबरेशन, बिल्कुल, ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ठीक है, आप पढ़ लेना, सारी स्टेटमेंट उनके बारे में सही है। उन्हें ब्रिटिश जो अथॉरिटी थी वो कहती थी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब कि जो इंडिया का अनरेस्ट है उनके फादर है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है श्री अरबिंदो कंसीव नेशनलिज्म एज, श्री अरबिंदो थे, उन्होंने नेशनलिज्म को कैसा माना है, ठीक है। इसमें सारे स्टेटमेंट छोड़ के आप लास्ट स्टेटमेंट पे आए, नेशन एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी। तो अगर ओके पहले मैं आपको बताती हूँ, सर अरबिंदो वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म पे बहुत बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी उन पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे, ठीक है। तो वो नेशन को भी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी मानते हैं, मतलब हर चीज को वो स्पिरिचुअली एसोसिएटेड करते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट वाली स्टेटमेंट अब देखें कि नेशन एज अ जियोग्राफिकल एंटिटी, कि नेशन को एक भूमि का टुकड़ा, एक जियोग्राफिकली एंटिटी ही मानेंगे, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। वो नेशन को जियोग्राफिकल एंटिटी क्यों कहेंगे, ठीक है, वो तो स्पिरिचुअलिटी, उसे मतलब एक पूजा की तरह पूजा जाता है नेशन को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, एबीसी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्री रिक्वेस्टीज ऑफ कंपैरेटिव मेथड, कंपैरेटिव मेथड का मतलब कि कंपैरेटिव मेथड को यूज करने के लिए उसकी हमारे पास क्या क्या होने चाहिए, ठीक है, वो हमें बताना है। प्री रिक्वेस्ट मतलब ये है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एज अ फैक्टर इन यूनिट सेक्शन, बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है कंपेरेबल कॉन्सेप्चुअल इश्यूज एज फोकस ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल सही है। देन डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ इंक्वायरी, ये भी हमारे पास होनी चाहिए। थियरी बिल्डिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, थियरी बिल्डिंग हमें आनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एबीसी हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है, ये हमारा बी ऑप्शन में, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू कार्ल डब्ल्यू ड्यूशेच अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कार्ल डब्ल्यू ड्यूशेच की जो कम्युनिकेशन थियोरी की है अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अंदर, उससे कौन कौन से रिलेटेड है वो हमें बताना है, ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम इज लाइक अ मशीन वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, सही बात है। देन उसके बाद है इन हिज थियरी होम्योस्टैटिक इंस्टेड ऑफ इक्विबेरलिज्म इज यूज फॉर डायनिज्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। उनकी थियरी काफी साइंटिफिक है, तो आप पढ़ लेना अगर आपको मतलब इंटरेस्ट है तो। बट ये दो स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाली दोनों गलत है, तो ये ए और बी हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा विच amongst the following are reason for the emergence of neo-colonialism। neo-colonialism है
उनके इमरजेंस के लिए कौन से फैक्टर या कौन से रीजन है ये हमें बताने, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी मतलब कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, क्योंकि नियो कॉलोनियलिज्म कोई भी राइटर अभी आर्ग्यू नहीं कर पाया है कि नियो कॉलोनियलिज्म क्या है। कोई कहते हैं एमएनसीज का है, कोई कहता है वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो है, कोई ग्लोबलाइजेशन को नियो कॉलोनियलिज्म मानता है। तो सबकी डेफिनेशन अपनी अपनी है, ठीक है। तो इसके अंदर पहले आप ऑप्शन देखें, वीकेंड पोजीशन ऑफ यूरोपियन पावर, देन राइज ऑफ कॉन्शियसनेस अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, नेक्स्ट आता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड जापान फॉरेन पॉलिसी। देखो इसके अंदर तो ये लास्ट जो दो ऑप्शन है इन्हें तो हम क्यों ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जिम्मेदार होगी नियो कॉलोनियलिज्म के लिए या जापान की फॉरेन पॉलिसी होगी, तो ऐसा तो बेतुकी बात है। तो सीओडी हम निकाल देंगे, तो बचे दो ही ऑप्शन है जो हमें करेक्ट करने हैं और बचे हुए ए और बी हैं, तो वो हमें करने ही पड़ेंगे बाय द नेचर ऑफ क्वेश्चन और ऑप्शंस। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर आर गिवन इन द यूएन चार्टर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पीस। यूएन के चार्टर के अंदर पीस को प्रिजर्व करने के लिए कौन से फीचर दिए हुए हैं ये हमें बताना है, ठीक है। तो यूएन का चार्टर आप याद रखना, जो 6th और 7th है, 6th और 7th जो चैप्टर दिया हुआ है यूएन के चार्टर में वो पीस की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर 6th की क्या स्टेटमेंट दी हुई, पीस मेकिंग प्रोसीजर इज गिवन इन 6th चैप्टर फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, बिल्कुल सही है। 6th चैप्टर के अंदर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की बात की है। देन उसके बाद 7th चैप्टर पे आइए, पीसफुल इन्फोर्समेंट, कि पीसफुली इन्फोर्स करेंगे, अगर पीस नहीं आ रहा है तो उसे कोरसिव मीन्स से हम इन्फोर्स करेंगे, ठीक है, डिस्प्यूट को शांत करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। 7th में ये दिया हुआ है, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, माइंड में होने चाहिए आपके, ठीक है। तो दो ऑप्शन हमें ट्रू करने हैं, तो ए और सी बिल्कुल सही है। उसके बाद जो बचे हुए ऑप्शन है वो देखिए आप, चैप्टर 8th डील विद द पीस कीपिंग एक्टिविटी, बिल्कुल गलत बात है। चैप्टर 8 के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। चैप्टर 8 के अंदर कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर इन्वॉल्वमेंट इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके अंदर हम मेंबरशिप ले रहे हैं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो कि होस्टाइल हो, ठीक है, दूसरी मतलब मिलिट्री पैक्ट हो, हम दूसरी कंट्रीज पे अटैक करने के लिए, वो पीस के लिए होना चाहिए, ठीक है, वो होना। उसके बाद जो 10th चैप्टर डील विद इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमंग द स्टेट, तो ये तो पीसफुली एक्टिविटी के लिए कैसे ही एसोसिएटेड होगा, ये हम वैसे मतलब हटा देंगे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ए एंड सी। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द वर्ल्ड सिस्टम थियरी। जो वर्ल्ड सिस्टम थियरी है उसके बारे में कौन से ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। वर्ल्ड सिस्टम थियरी वॉलस्ट्रीट एसोसिएट करते हैं, ठीक है, जिससे डिपेंडेंसी थियरी भी कहते हैं। इसके अंदर आता है इट इन्फ्लुएंस बाय द मार्क्सियन आइडिया ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, बिल्कुल सही है। मार्क्स का जो आइडिया था उसी से ही इफेक्टेड होके उसे ही वर्ल्ड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है वॉलस्ट्रीट ने, वो ही आइडिया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ अक्यूमुलेशन, की वेल्थ कितनी है किसी कंट्री के पास, उसमें ही कंट्रीज को डिवाइड किया है वर्ल्ड को, कोर पेरिफ्री और सेमी पेरिफ्री में, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट दो ही ऑप्शन हमें करेक्ट करने हैं, ए और बी, सी और डी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट रिजीम थियरी। जो रिजीम थियरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, उससे कौन से ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। रिजीम थियरी के अंदर क्या आता है कि जो अलग अलग रिजीम्स बनती हैं वो मतलब किसी न किसी तरह से स्टेट के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं, ठीक है, ये कहती हैं रिजीम थियरी। मतलब कि सारी रिजीम जो स्टेट का बिहेवियर है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो इफेक्ट करते हैं स्टेट के बिहेवियर को, ठीक है। स्टेट या जो भी अदर एक्टर हैं, एमएनसीज या फिर नॉन एनजीओज, ठीक है, वो सब वो इफेक्टेड होते हैं। और वो रिजीम थियरी कहती है कि कोऑपरेशन पॉसिबल है अनार्किक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। इसके अंदर दे रखा है कि इट इज एन अटेम्प्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रूल गवर्न बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है। एक रूल गवर्न बिहेवियर को प्रमोट करती है अनार्किक जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है उसके अंदर, ठीक है, तो ये सही बात है। देन नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट स्टेटमेंट, एक बार पढ़ें, दे हैव बीन डिफाइंड बाय प्रिंसिपल नॉर्म्स रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल सही बात है। उनके कुछ प्रिंसिपल नॉर्म्स रूल्स होते हैं, ठीक है। हम उसके बाद बी स्टेटमेंट को देखो, दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटीज, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। उसके बाद है मेजर पावर रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द मैकेनिज्म, ये भी गलत स्टेटमेंट, बेतुकी स्टेटमेंट है। ए और डी हमारा करेक्ट आंसर है, तो ए और डी हमारा
डी ऑप्शन में। देन नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर ट्रू। इंडियन फॉरेन पॉलिसी उसके बारे में कौन सी ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, इंडिया हैड साइन लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बिल्कुल सही बात है। इंडिया ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बांग्लादेश के साइन किया 2015 में। इससे पहले भी हम 1974 में वैसे साइन कर चुके हैं, बट उसे मॉडिफाई करके दोबारा हमने 2015 के अंदर साइन किया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया हैड एग्रीड टू बिल्ड हम्बनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका इन 2017। ये तो गलत बात है, ठीक है। ऐसा कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये जो एग्रीमेंट है 2017 के अंदर श्रीलंका ने चाइना के साथ किया था, ठीक है। चाइना हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप कर रहा है। उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया था, वो सब आपको पता होगा, न्यूज में बहुत बार आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंडिया हैड साइन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद अफगानिस्तान इन 2011। बिल्कुल सही है, ये एग्रीमेंट 2011 के अंदर साइन किया। थोड़ा हार्ड है, एक स्टेटमेंट आसान है, नेक्स्ट थोड़ी हार्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है अब्दुल्ला यामीन जो रिजीम थी मालदीव्स की, वो फ्रेंडली थी इंडिया के साथ। तो ये भी हम हार्ड स्टेटमेंट है, बट ये गलत बात है। वो फ्रेंडली नहीं थे, वो बल्कि होस्टाइल थे। वो फ्रेंडली किन के साथ में थे? साउथ अफ्रीका और चाइना के साथ में, ठीक है। इंडिया की साइड में वो होस्टाइल थे, इंडिया की बुराई करते थे मालदीव्स के, मतलब मालदीव्स के जो रिजीम थी अब्दुल्ला यामीन की, ठीक है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमारा ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन जो है इंडिया का, उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ फाइनेंस कमीशन हैज बीन मेंशन इन 280 आर्टिकल। बिल्कुल सही बात है, 280 के अंदर ही मेंशन है फाइनेंस कमीशन का प्रोविजन। देन उसके बाद है फाइनेंस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन एंड ऑफ 2 पर्सन, ठीक है। इस स्टेटमेंट का अगर आपको नहीं भी पता है, वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के अंदर 5 मेंबर होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है एंड बचे हुए उसको असिस्ट करते हैं 4, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत है, बट आप नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहे तो देखो, हमने 2 ही स्टेटमेंट लेनी है और जिसमें ए होना चाहिए, तो ए इसमें ऑप्शन बच गया हमारे पास ए और डी, ठीक है। अब हमें बी और डी पढ़नी है, तो बी को हम अगर आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे तो हम डी को पढ़ेंगे। द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ कमीशन। बिल्कुल सही है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि कौन अपॉइंट होगा, प्रोसीजर के रूल्स मतलब वो बनाना, वो सब पार्लियामेंट करती है। तो ए और डी बिल्कुल सही है। इसके बाद आप सी स्टेटमेंट देखें, क्यों गलत है? फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू पार्लियामेंट, तो ये तो गलत बात है। पार्लियामेंट को सबमिट नहीं करता फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, ठीक है, अपनी रिकमेंडेशंस, क्योंकि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है, तो ये प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंदिरा डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू। इंदिरा डॉक्ट्राइन जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इंदिरा डॉक्ट्राइन वो है कि हम इंडिया को मतलब एक साउथ एशिया के अंदर रीजनल पावर बनाएंगे, ठीक है। इंडिया की हेजिमनी होनी चाहिए, साउथ एशिया के अंदर इंडिया की चलनी चाहिए, उस टाइप की डॉक्ट्राइन है वो, ठीक है। तो इट एम्स टू मेक इंडिया एज अ ग्लोबल पावर, बिल्कुल गलत है। रीजनल पावर बनाने की बात की थी उन्होंने, ग्लोबल पावर बनाने की बात नहीं की। इट इज अ पॉलिसी टू डेवलप कोऑपरेशन विद द नेबर, तो कोऑपरेशन की बात तो नहीं की उन्होंने। देन नेक्स्ट आता है इट इक्वेट्स इंडिया सिक्योरिटी विद दैट ऑफ साउथ एशिया, बिल्कुल सही है, साउथ एशिया की सिक्योरिटी के साथ उन्होंने इंडिया की सिक्योरिटी की बात की थी। देन नेक्स्ट आता है एनी इंटरफेरेंस इन द साउथ एशियन रीजन विल बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है कि इंटरफेरेंस कोई साउथ एशिया के अंदर नहीं होना चाहिए। हम अपने जो भी डिस्प्यूट है वो बायलेटरली मतलब सुलझाएंगे। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उससे काफी इफेक्टेड है ये पॉलिसी, ठीक है, उसी से मतलब निकल के आई हुई है कि बायलेटरली हम अपने एग्रीमेंट्स को उसका समाधान करेंगे, किसी और पावर को बीच में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की कौन सी पावर है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, बिल्कुल सही बात है, मनी बिल के बारे में है। और एक और स्टेटमेंट टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये भी लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर है। तो ए और सी करेक्ट आंसर है हमारा। और नेक्स्ट में राज्यसभा भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, तो ये नहीं है। द नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर डेटेड 24 अगस्त 2017 इन जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट, जो के.एस. पुट्टुस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, ठीक है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इसके अंदर ना राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ के अंडर में मतलब एक अधिकार दे दिया गया था, ठीक है।
तो इसमें पहली स्टेटमेंट ही पढ़ो, द राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एज अ पार्ट ऑफ द फ्रीडम्स। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये राइट दिया था और यही ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, तो करेक्ट आंसर हमारा ओनली ए है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इश्यूज ऑफ डिबेट इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। जो इंडिया की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसके इश्यूज क्या है डिबेट के, तो इलेक्टोरल वोटिंग मशीन, हम बार बार देखते हैं कि ईवीएम पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, दोनों पार्टीज में। देन उसके बाद है वन नेशन वन इलेक्शन, बिल्कुल सही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी। देन नेक्स्ट आता है सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन, इस पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन पे, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो कोई डिस्प्यूट मतलब अभी तक आया नहीं है, उस पे तो यकीन है, मतलब उस पे सभी पार्टीज बिलीव करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू द 2 चिल्ड्रन नॉर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी टू कंटेस्ट लोकल इलेक्शन, ये भी डिस्प्यूट रहता है। जैसे काफी स्टेट इन राजस्थान लाइक एमपी, उनके अंदर 2 बच्चे हैं, वही इलेक्शन के अंदर जो पंचायती राज की लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसमें खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की कुछ पॉलिसीज बन चुकी हैं, तो ABD इसका करेक्ट आंसर है जो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा लेबर मूवमेंट इन इंडिया सफर फ्रॉम, लेबर मूवमेंट जो इंडिया के अंदर वो किससे सफर है। ठीक है, लेबर मूवमेंट पे शिफ्ट 1 में भी शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन आए हुए, 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें लो मेंबरशिप बिल्कुल सही है, देन वीक फाइनेंस बिल्कुल सही बात है, देन उसके बाद है मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन बिल्कुल सही है, देन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर। तो ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट क्लास है लेबर की, उनके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ABC इसके करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट आता है हमारा MC Grioger in his celebrated text The Human Side of Enterprises has given the famous theoretical assumptions which of the following are the correct assumptions कि इनमें से कौन सी अजम्पशंस करेक्ट है। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है, मुझे भी नहीं पता था क्योंकि इनके बारे में हम कभी पढ़ते नहीं है, कभी हमारे सामने आता नहीं है, बहुत रेयर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा A और B है। सॉरी देखो इसके अंदर और सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप पढ़ लेना एक बार। सिर्फ ये बात नहीं करते कि बेस्ट मैनेजमेंट इज ट्रू साइंस, वो ऐसी बात नहीं करते कि मैनेजमेंट बेस्ट वही है जो ट्रू साइंस है। ठीक है, तो ABC बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें। ठीक है, इसमें काफी बार ऐसा होता है, हमारे जो नेट का क्वेश्चन है, अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है जो आउट ऑफ मतलब कि हमने कभी पढ़ा ही ना हो, हमारे माइंड से इतना दूर है वो, तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कि जो ऑल ऑफ दीज या फिर ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जो ट्रू होंगे। तो ABC इसमें सबसे ज्यादा दिया हुआ है तो वो ट्रू है। ठीक है, काफी बार आप ये बात काफी क्वेश्चन में लागू भी कर सकते हैं, वहां पे वो अलग बात है कि आपको नहीं पता बट कॉमन है। ठीक है, वो वहां पे लागू नहीं होगा, बट नॉर्मली अगर बच्चों को नहीं पता, वो नहीं पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा ट्रिक लागू होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस बजट। जैसे कि परफॉर्मेंस बजट, इससे पहले हमने क्वेश्चन कहीं देखा नहीं है परफॉर्मेंस बजट पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखना, परफॉर्मेंस बजट रिफ्लेक्ट हाउ अ वेल गवर्नमेंट एंटिटी इज मीटिंग इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव, कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट है वो कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रही है, अपने गोल्स को पूरा कर रही है। ठीक है, वो आता है परफॉर्मेंस बजट। नाम से ही आप जान गए होंगे कि परफॉर्मेंस बजट परफॉर्मेंस की बात करेगा। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस बजट, परफॉर्मेंस बजट के कौन कौन से पॉइंट है ये हमें बताना है। तो इट रिक्वायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परफॉर्मेंस लेवल्स एंड द कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सही है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज टू बी डन इज मेजर्ड, बिल्कुल सही है। देन द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट ऑफ द वर्क इज मेजर्ड, देन दिस इम्प्लेक्ट हाउ मच मनी इज डिपार्टमेंट विल रिसीव इन द फ्यूचर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है और नया क्वेश्चन डाला हुआ है। तो देखो इसमें ऑप्शंस ऐसे बनाए हुए हैं कि हम मतलब अगर ऑल ऑफ दीज पे भी नॉर्मल बच्चे इसी पे क्लिक करते हैं तो वो सही हो। ठीक है, बाय द नेचर ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांस आइडिया ऑफ मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने कौन कौन से आइडिया दिए हैं वो हमें बताना है। ठीक है, सॉरी मैरी फॉलेट, ठीक है, मैरी पाकर फॉलेट की बात हो रही है, मेरे मुंह पे मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट पता नहीं क्यों रहता है, मैरी फॉलेट। ठीक है, तो इन्होंने देखो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, उसके बाद इंटीग्रेशन की बात की है। ठीक है, फंक्शनल फॉरमैनशिप तो टेलर का कॉन्सेप्ट है, हम सबको पता है।
देन उसके बाद जो जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है वो चेस्टर बर्नार्ड का, ये जो पेपर शिफ्ट सेकंड आई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जोन ऑफ इनडिफरेंस या फिर जोन ऑफ एक्सेप्टेंस किसका कॉन्सेप्ट है, ये चेस्टर बर्नार्ड का है, ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये दोनों इसके कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटीग्रेशन। इन्होंने देखो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजोल्व करने के लिए 3 वे बताए हैं, ठीक है। पहला है डोमिनेशन, देन उसके बाद कॉम्प्रोमाइज, देन थर्ड वे है वो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने इन 2 वे को रिजेक्ट किया कि ये अच्छे नहीं है, इंटीग्रेशन को उन्होंने माना ये अच्छा वे है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट सोल्व करने का। देन नेक्स्ट आता है जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्कूल्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी। जो न्यू राइट आइडियोलॉजी है वो कौन से स्कूल से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ये वाला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, वैसे इकोनॉमिक जो आइडियोलॉजी उसके बारे में, ठीक है। तो न्यू राइट वैसे तो जो राइटिस्ट, राइट और लेफ्ट 2 मतलब विंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। तो लेफ्ट विंग लिबरल होती है काफी, मतलब सोशल मामलों में लिबरल होती है और इकोनॉमिक में कंजर्वेटिव होती है, ठीक है। राइट विंग है वो सोशल कंजर्वेटिव होती है, मतलब सोशल मामलों में, और इकोनॉमिक में लिबरल होती है, ठीक है। तो शिकागो स्कूल इससे पहले क्वेश्चन आ चुका, मिल्टन फ्रीडमैन जिससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो शिकागो स्कूल बिल्कुल सही है। देन उसके बाद ऑस्ट्रियन स्कूल, इसके साथ में ये आएगा, ठीक है, ऑस्ट्रियन स्कूल जो इससे एसोसिएटेड है। क्वेश्चन हार्ड है। उसके बाद जो ऑस्ट्रियन स्कूल है उसके अंदर एक राइटर आता है कार्ल मैंगर, जो इसके फाउंडर है, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता, काफी हार्ड क्वेश्चन है, आएगा कभी, ठीक है। वो उसके फाउंडर है, जिसे वियना स्कूल भी बोल देते हैं, ऑस्ट्रियन स्कूल, क्योंकि ये पहले वियना में स्टेब्लिश हुआ था। और इसके मेन क्या होते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं ये, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। साइंटिफिक है काफी, मैथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म उस पर फोकस रहता है इसका, ठीक है। वो कहते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर से ही वो सारी चीजें, वही मेथड निकल के आते हैं जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल वो इसके करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर ए और बी। देन नेक्स्ट आता है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेज डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन से वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें से ABC तीनों प्रोग्राम है। डी वाला है वो चेंजेस इन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, ये तो क्यों होगा, ठीक है, आपको नाम से ही लग रहा होगा, तो ये नहीं है, ABC इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो आता है हमारा कैथरीन मून जो है, कैथरीन मैककिनोन, उसके बाद सुशांत मोलर, इनका मैच करना है, ठीक है, मैच द क्वेश्चन काफी है, ठीक है। उसके बाद सुशांत मोलर ओकिन, अगर आपको पहला नहीं भी पता है तो ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूं पहले। इसमें जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, जस्टिस, जेंडर को और जस्टिस को इन्होंने काफी रिलेट किया है, ठीक है। उसके बाद फायरस्टोन डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स की बात करती है, इतने से ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बी का 4 देख लो, इसमें से किसमें है, एक में ही है। सी का 2, ठीक है, तो ए का 3 कैथरीन मैकमून, ये किसका है, टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थियरी। देन बेल हुक, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, ये इनकी बुक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, फिर से लिस्ट दी हुई है, वो हमें मैच करनी है। इसमें देखो सबसे पहले जो आपको आता है वो आप उठाया करो। कल्चरल रिवोल्यूशन माओ जेडोंग से एसोसिएटेड है। देन एलगी ऑफ केव प्लेटो से एसोसिएटेड है। ब्यूरोक्रेटिक टेरर की बात हैना अरेंट करती है। अपार्थाइड की बात फ्रेंच फैनॉन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये आपको आता ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, A4 B3 C1 T2, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट आता है फतवा ए जहांगीर, इसके नाम से आप समझ गए होंगे, जिया बरानी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये किसकी है, ठीक है। अगर आपको ये भी पता है तो आप कर सकते हो। एक ए का 3, ठीक है, एक में ही दिया हुआ है, आप कर सकते हो। बी का 4 है थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ये B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। देन इंडिपेंडेंट इंडिया जो बुक है वो चार्ल्स बैटल हेम ने लिखी है। एंड देन फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स M.N. रॉय की, ये भी काफी फेमस बुक है, द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स M.N. रॉय की, याद रखना, ठीक है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मैच है लॉर्ड बायस, देन ग्राम वलाज, आलमंड, गैब्रियल आलमंड। देखो गैब्रियल आलमंड है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड, ठीक है, डेवलपमेंट अप्रोच और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एक भी आपको पता है तो आप कर सकते हैं शायद। C1 देखो एक में ही है, ठीक है।
ए का 3 है हमारा। लॉर्ड बायस की बुक कौन सी है? मॉडर्न डेमोक्रेसी, काफी फेमस बुक है लॉर्ड बायस की भी, ठीक है। उसके बाद ग्राम वलास, इनकी भी फेमस बुक है ये, जो ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स है, ठीक है। देन चार्ल्स ई मरियम, सारी वैसे अच्छी बुक है, फेमस है, काफी आपने पढ़ी भी होंगी, बट एक से भी आप काफी करेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शन सेट किए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये ट्रीटीज इतनी बार आ चुकी है इनसे तो मैं खुद ही परेशान हो गई हूँ, हर एक क्वेश्चन में रखी रहती है, ठीक है। देखो साल्ट वन जो ट्रीटी हुई थी वो 1972 के अंदर हुई थी, ये सारी कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो साल्ट 2 है वो उसके 1979 के अंदर 7 ईयर लेटर ये कंक्लूड की गई थी। देन स्टार्ट वन जो ट्रीटी है वो 1990 के अंदर कंक्लूड की थी, एंड INF जो ट्रीटी है वो 1987, ठीक है, उसके अंदर कंक्लूड हुई थी। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा बन जाएगा A4B3। तो देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है, A4B3, ओके, ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट आता है हमारा कुछ एग्रीमेंट दिए हुए कब साइन हुए, ये सारे इंडिया और यूएस के रिलेशन के बीच में, ठीक है, इंडो यूएस रिलेशन जो हम पढ़ते हैं उसमें आते हैं। तो बी का एग्रीमेंट सबको पता है 2020, अगर आपको ये भी बताएं तो आप कर सकते हैं करेक्ट शायद। ए का है 3, ओके, एक में दिया हुआ है, आप कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कब हुई थी? 2005 के अंदर हुई थी, सबको पता है। देन हाई टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये हमारी 2002 के अंदर ग्रुप बने थे, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 के अंदर हमने साइन की थी। देन नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, लास्ट वाला हमने कर लिया ना। देन नेक्स्ट आता है हमारा कैबिनेट गवर्नमेंट, बहुत आसान क्वेश्चन फिर से, ठीक है। कैबिनेट गवर्नमेंट जिसे हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर एसोसिएट करेंगे, अमेरिका के अंदर है। देन फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल के अंदर पावर डिवाइडेड है, उसके बाद यूनिटरी के अंदर कंसंट्रेशन है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, A2B1, ओके, बी ऑप्शन हमारा है। देन नेक्स्ट आता है हमारा थोड़ा हार्ड है, ये सारी माओइस्ट या नक्सलिज्म पे लिखी हुई बुक है, ठीक है। तो इसके अंदर रविंद्र रॉय ने नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी, देखो इसमें क्वेश्चन हार्ड है, उन्हें पता था हमें नहीं आएगा, तो क्वेश्चन देखो कितने आसानी से मैच किए हैं। रविंद्र रॉय ने द नक्सलाइट एंड देयर आइडियोलॉजी ये लिखी है, ठीक है। आशीष कुमार ने द स्प्रिंग ऑफ थंडर एंड आफ्टर ये लिखी है। करोल स्प्रे ने जेंडर डेवलपमेंट एंड द स्टेट ये लिखी है। एंड देन संजय कुमार ने इंडियन यूथ एंड एजुकेशनल पॉलिटिक्स ये लिखी, ठीक है। तो सामने ही दे रखे उन्होंने इसी बात के लिए। ऑप्शंस जब हमें नहीं पता होता है ना, काफी बार ऐसा होता है कि वो ऐसे ऑप्शंस डालते हैं कि हमारे चांसेस हो कि हम उसे सही ही टिक करके आए, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग, कुछ अप्रोचेस दी हुई है, ठीक है, पबेड की, तो वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले आपको इकोलॉजिकल अप्रोच पता होगा, फ्रेडरिक की है, ठीक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा आता है डिसीजन मेकिंग, हर्बर्ट साइमन की, ये भी आपको पता होगा। देन उसके बाद न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मिनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1968 के अंदर, उसके अंदर डिस्कस हुआ था। एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड वेडनर, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। ओके, लास्ट एक पीछे क्वेश्चन गया था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, तो फ्रेडरिक ही है उसका आंसर, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड है वेडनर, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा फिर से मैच करना है, कुछ एक्ट पास हुए हैं वो हमें बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले माइंड में ये रिजर्व बैंक का तो सबको पता होगा 1934 के अंदर पास हुआ था। एंड करप्शन का भी आपको पता होगा, ये 1988 के अंदर पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जिससे कि IRDA जो बना था वो हमारा पास हुआ था 1999 के अंदर, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है फिस्कल मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट, बजट फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट रेगुलेटरी मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 के अंदर पास हुआ है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन गया? ए वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट आता है हमारा, अब क्रोनोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आगे, फेमिनिस्ट मूवमेंट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसके अंदर क्या क्या हुआ था वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, राइट, फोकस ऑन द राइट टू वोट फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है। पहली मूवमेंट जो थी उसके अंदर ये बात की गई थी, पहले पे यही आएगा। देन फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, बिल्कुल सही है। देन फोकस ऑन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही है, जिसके अंदर ब्लैक फेमिनिज्म आ गया था। देन फोकस ऑन इको फेमिनिज्म, सही बात है, सारे पहले ही अरेंज है, ABCD हमारा आंसर है।
करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है अरेंज द वर्क ऑफ हैना अरेंट। हैना अरेंट के कुछ वर्क दिए हुए हैं, वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि हमें हर एक की ईयर नहीं पता होती, बट रिपीटेड क्वेश्चन भी, ठीक है। सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म उनकी बुक है 1951 के अंदर, बहुत फेमस बुक है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ह्यूमन कंडीशन, उन्होंने 1958 के अंदर लिखी थी। देन ऑन रिवोल्यूशन बुक है उन्होंने 1963 के अंदर लिखी थी, और ऑन वायलेंस 1970 के अंदर लिखी, ठीक है। तो ये हमारी क्रोनोलॉजी ABCD है। नेक्स्ट आता है BR अम्बेडकर की कुछ बुक दी हुई है, वो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, ठीक है। तो इसमें गांधी एंड गांधीइज्म, सबसे पहले आप ये बुक उठाओ, ठीक है। इसमें ऑप्शन कुछ इस टाइप से सेट किए हुए हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कर सकते हो। सबको पता है कि, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। ये उनकी पहली थीसिस थी, जो उन्होंने जब PhD की थी इकोनॉमिक्स के अंदर, तो उन्होंने ये थीसिस सबमिट की थी, ठीक है, वहां पे। तो ऑब्वियस बात है कि ये उनकी पहली बुक होगी, ठीक है। आप थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं। तो B से स्टार्टेड एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, उन्होंने इस टाइप से सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वैसे आपको मैं क्रोनोलॉजी बता देती हूँ इसकी। जो गांधी एंड गांधीइज्म है वो उन्होंने 1970 के अंदर, वैसे उन्होंने लिखी तो बहुत पहले थी, बट ये पोस्ट ह्यूमियसली पब्लिश हुई थी 1970 के अंदर, लास्ट में, सबसे लास्ट में ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है। उसके बाद बुद्धा एंड इस्लामा 1957 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद द राइज ऑफ हिंदू वुमन, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमन, ये उनकी बुक है, ये 1955 के अंदर उन्होंने लिखी थी और पब्लिश, ठीक है। ये वैसे बहुत अंडररेटेड बुक है, हम नहीं पढ़ते काफी, बट बहुत अच्छी बुक है, आपको पढ़नी चाहिए टाइम मिले तो। देन नेक्स्ट आता है हमारा अरेंज द क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इन ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। हार्ड है क्योंकि हम बुक्स का तो हमें पता होगा ये इसने लिखी है, बट क्रोनोलॉजी नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक बुक ऐसी दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो AF बेंटले, जो उन्होंने 1908 के अंदर लिखी थी, ठीक है। फेमस बुक है, इनमें से सारी बुक है उनसे पहले लिखी हुई ये बुक है, ठीक है। तो C से एक ही स्टार्टेड है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बट इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिकल एनालिसिस 1967 के अंदर लिखी थी चार्ल्स वर्थ ने, ठीक है। देन रॉबर्ट डेहल ने मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस लिखी थी 1963 के अंदर। एंड डेविड इंस्टन की जो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, ये उन्होंने कब लिखी थी? सॉरी 1965 के अंदर लिखी थी, ठीक है। मेरे लिए भी बहुत हार्ड है ये, क्योंकि ये एक साथ लिखी हुई कुछ बुक है, तो हम करेक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। बट इसमें एक बुक तभी अलग दी गई है क्योंकि उस टाइम से पहले लिखी हुई है और ऑप्शन कुछ इस टाइप से सेट किए हुए हैं। अगर जिसको पता है तो वो कर सकता है, ये वैसे हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंटरनेशनल कुछ ट्रीटीज हुई है, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो इसमें भी देखो ऑप्शंस कुछ इस टाइप से सेट है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के अंदर हुई थी। इससे पहले तो कोई ट्रीटी हुई नहीं थी, ठीक है, ऐसी कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी जिसके अंदर सॉवरेनिटी या स्टेट्स की बात हो, ठीक है। तो ये सबसे पहली ट्रीटी है, तो B से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है जो करेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, चार्टर 1948 के अंदर साइन हुआ, सॉरी 1945 के अंदर साइन हुआ था, आपको पता होगा। देन ट्रीटी ऑफ वर्सलीज 1919 के अंदर हुई थी। एंड ट्रीटी ऑफ एट्रेंच ये हुई थी शायद 70s के अंदर कुछ हुई थी, 1713 के अंदर, ठीक है। 1713 के से 15 थे कुछ ही मतलब कि पीस ट्रीटीज थी, जो कि काफी 2 इयर्स के अंदर मतलब चलती रही थी ये कॉन्फ्रेंसेस, उसके अंदर कुछ ट्रीटीज हुई थी, वो थी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा अरेंज द फॉलोइंग साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट बाय इंडिया इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, की इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट साइन हुए, वो कैसे कब मतलब उनकी क्रोनोलॉजी हमें बतानी है, ठीक है। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट एक तो 1974 का है और एक 2015 का है, ठीक है। तो इसके अंदर तो 1974 वाला कंसिडर किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ताशकंद एग्रीमेंट, हमने 1966 के अंदर कंक्लूड किया था। एंड नेक्स्ट जो है हमारा मॉस्को टेस्टमैन ट्रीटी, ये जिसको पता है ना इसकी ईयर 1963, वो सही क्वेश्चन कर सकते। देन इंडिया रशिया फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971। तो मॉस्को टेस्टमैन ट्रीटी C से स्टार्ट है, देख लो आप C से स्टार्ट कौन सा है, एक ओके 2 ऑप्शन है C B, ओके हम देख लेते हैं कौन सा आएगा हमारा।
मॉस्को टेस्ट बैन ट्रीटी, उसके बाद ओके ताशकंद एग्रीमेंट, बी आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो होता है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ जो हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसके कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, वो हमें बताने, ठीक है। तो कम्युनल अवार्ड 1932 के अंदर अनाउंस हुए थे, काफी फेमस इवेंट्स हैं ये सारी, आसान क्वेश्चन है। देन साइमन कमीशन 1928 के अंदर आया था, ओके। देन नेक्स्ट आता है हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 1930 से स्टार्ट हुई थी, वैसे 1931 तक कंक्लूड हुई थी, ठीक है, ये कॉन्फ्रेंस चली थी। देन नेक्स्ट आता है गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1932 के अंदर शायद कंक्लूड हुआ था, सॉरी 1931 के अंदर हमने बना, ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, ओके, हम इसकी क्रोनोलॉजी क्या बना लेंगे, एक सेकेंड यार डिस्टर्बेंस के लिए। इसकी क्रोनोलॉजी हमारी क्या होगी, साइमन कमीशन सबसे पहले आएगा, ओके, बी से ए की स्टार्ट है, ये भी हमें पता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। टाइम की सेंस होनी चाहिए, अगर आपकी इवेंट्स की डेट भी याद नहीं है तो चलेगा, ठीक है, कोई ऐसी वो बात नहीं है, सेंस जरूरी है हमें। देन नेक्स्ट आता है हमारा, कुछ लेबर यूनियन दे रखी है, उनकी स्टेब्लिशमेंट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ऑप्शंस में भी आजकल खेलने लग गए हैं, हमेशा असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग भी, ठीक है। तो INTUC जो कि कांग्रेस की जो लेबर यूनियन है वो है, ठीक है। तो उसकी फॉर्मेशन हुई थी 1947 के अंदर, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। देन अहमदाबाद टेक्सटाइल, ये कि गांधी जी के एसोसिएशन से फॉर्म हुई थी अहमदाबाद के अंदर 1918 के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है भारतीय मजदूर संघ, जो कि 1955 के अंदर, जो कि बीजेपी का है, ठीक है, ट्रेड यूनियन है। नेक्स्ट आता है हमारा बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो कि सबसे पुरानी है 1890 के अंदर। अगर आपको ये भी पता है बॉम्बे मिल, ये तो ये सबसे पुरानी है, डी से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको ये पता है कि जो बीजेपी वाली मजदूर संघ वो सबसे बाद में बना है, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। उसके बाद जो पेपर शिफ्ट का पेपर सेकंड आया था, उसके अंदर शिफ्ट सेकंड के अंदर जो पेपर आया था उसके अंदर ये पूछा हुआ है कौन सा लेबर एजिटेशन सबसे पहले हुआ था, ठीक है। लेबर के बारे में 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं पेपर में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंसिस लिकर्ट हैज आइडेंटिफाइड 4 सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अथॉरिटी। जो अथॉरिटी का नेचर है उस बेस पे और कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस बेस पे 4 टाइप के सिस्टम बताने हैं, वो हमें क्रोनोलॉजिकली लगाने हैं, ठीक है। उन्होंने किस क्रोनोलॉजी में दिए थे, तो पहला सिस्टम उन्होंने बताया था कि एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, ठीक है। सबसे पहले ये आएगा कि जो सिस्टम बहुत एक्सप्लॉयटेटिव है, जिसे सिर्फ रिजल्ट से लेना है कि हमें तो सिर्फ आउटपुट चाहिए, लेबर किस कंडीशन में या एम्प्लॉय किस कंडीशन में, उनसे कुछ नहीं लेना देना, उनकी लाइफ से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करता है, बहुत ही अथॉरिटेटिव है और मतलब बहुत ज्यादा बुरा है ये सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, उन्होंने नेक्स्ट बताया था बेनीवोलेंट अथॉरिटी, ठीक है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि थोड़ा हालचाल पूछ लेता है, जो बॉस है वहां पे वो थोड़ा हालचाल पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें पहला भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है हमारा कंसल्टेटिव लीडरशिप, उसके बाद थोड़ा और मतलब कि वो लिबरल हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है जो पार्टिसिपेटिव, बिल्कुल पार्टिसिपेटिव हो जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन है, उन्हें मतलब कि ऐसे मोटिवेशंस के लिए कुछ प्लान्स या मतलब कुछ इनिशिएटिव मतलब उन्होंने चलाए हैं, जिसमें लेबर को पार्टिसिपेटिव है, उनकी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेटिव है, उनके डिसीजंस को वैल्यू दी जाती है, ठीक है, वो सब आएगा। देन नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग बुक अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। बुक्स दी हुई है कुछ, उनके ईयर पब्लिकेशन की कुछ मतलब पब्लिकेशन की ईयर हमें मेंशन करने हैं, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन है वैसे, ये क्वेश्चन तो ड्रॉप कर चुके, ठीक है, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था यूजीसी ने, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड था, हार्ड भी था और रॉन्गली भी था, क्योंकि इसमें काफी बुक ऐसी हैं जिनकी मतलब ईयर पब्लिकेशन, ईयर मैच या मिस कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, ड्रॉप किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ड्रॉप क्वेश्चन के नंबर सभी को मिलते हैं बराबर, किसी ने अटेम्प्ट किया हो ना किया हो, ठीक है, तो इसे हम छोड़ते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर वॉज क्रिटिकल ऑफ द एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर्स,
कि बी आर अम्बेडकर जो थे वो एग्जिस्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर थे उनके क्रिटिकल थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम ट्रू कह सकते हैं। कैसे कि मतलब वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं थे, ठीक है। तो वो सेंट्रलाइज ज्यादा थे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे सेंट्रल सिस्टम पे ज्यादा बिलीव करते थे। तो ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे कुछ उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि हाँ वो थे ही ऐसा। उसके बाद देन नेक्स्ट आता है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाइदर हैव लेजिस्लेटिव पावर नॉर एग्जीक्यूटिव पावर इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर ऐसी कुछ है नहीं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। और इसके मतलब काफी बार आंसर ऐसे आते हैं, अगर आपको पता है ये इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है, तब तो आप कर सकते हो। नहीं दे रहे तो भी आप क्लियरली, अगर आपको नहीं पता है ना और स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रही हैं, तो यूजीसी नेट में ज्यादा चांस ये बनते हैं कि वो स्टेटमेंट उसका रीजन दे रही है, ठीक है। यही आंसर की में दे रखा होगा। तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट रिलेट कर रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसका आंसर दे रही है, बट फिर भी उसमें आंसर ए दे रखा है। देन नेक्स्ट आता है हमारा जॉन लॉक वाज पोर्ट्रेट एट पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट। बिल्कुल सही बात है कि जॉन लॉक को काफी टाइम पे पोर्ट्रे किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है एक पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, कि वो एक सेल्फिश इंडिविजुअल की बात करते हैं। देन नेक्स्ट आता है जैसे कि ये किन्होंने कहा है, हम इस क्वेश्चन में आया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, इसमें आ चुका है पहले, पॉजेसिव ओके सीबी मैकपर्सन जी उन्होंने बात की है, ठीक है, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की, मतलब उन्हें इंडिविजुअलिस्टिक को बहुत ज्यादा पॉजेसिव बनाया, ठीक है, वो सब। देन नेक्स्ट आता है जॉन लॉक वाज नॉट इन द फेवर ऑफ मेयरली मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट, ठीक है, कि जॉन लॉक केवल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने में, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जॉन लॉक सिर्फ इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने और भी बातें की हैं, एजुकेशन वगैरह वगैरह पे काफी चीजों पे बात की है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है, ठीक है, तो वो सब दिया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, और मतलब इसका रीजन नहीं दे रही, तो बी आंसर बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, दो स्टेटमेंट दे रखी है, issue of the peace and security are decided by 2/3 of the majority including the 5 permanent member by the UN, 2/3 of the majority including 5 permanent member, ठीक है। तो जो इश्यू सिक्योरिटी के होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड होते हैं, सही बात है, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट याद रखें, बाद में फिर से कभी आ सकती है, यूज भी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिप्रेजेंट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड इन एडुकेट मैनर। तो ये तो गलत बात है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिप्रेजेंटेशन ही तो नहीं है, उसी की तो लड़ाई होती है नेशंस के बीच में, ठीक है। इंडिया परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है, ठीक है, वो सब। तो वो एक एडुकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं देती, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ए स्टेटमेंट हमारी सही है, ए इज ट्रू। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। देन नेक्स्ट आता है, फिर से असर्शन दी हुई है, इंडिया सपोर्ट ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बट विशेस टू रिटेन द ऑप्शन ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट काफी सही है, बट ऐसा ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा हुआ, बट इंडिया ने डिसआर्मामेंट की एक पॉलिसी बनाई थी, बट लेटर उसे मतलब ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। अब इंडिया क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस पे अड़ा हुआ है वैसे, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी इज रूटेड टू मीट बोथ इट्स ग्लोबल एंड रीजनल कंसर्न। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है, वो इसका रीजन भी दे रही है। देन नेक्स्ट आता है हमारा, इंडिया इज इलिस्ट्रेटिव ऑफ होल्डिंग टुगेदर। सही बात है, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, ठीक है, कमिंग टुगेदर नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है। ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस इन विच सेंटर एग्रीड टू डिवोल्व पावर फॉर द होल्डिंग द फेडरल यूनिट टुगेदर, कि जो भी फेडरल यूनिट है उन्हें पावर देता है, सेंटर अपनी पावर को डिवोल्व करता है, ठीक है। देन दिस asymmetry of power division along with the era of coalition and weaker government at the center led to the assertion for the demand of autonomy of the state। ये भी सही बात है कि जब जो ये कोलिएशन का इरा आया और जो सेंटर गवर्नमेंट जब वीक हुई तो स्टेट अपनी ऑटोनॉमी ज्यादा मांगने लग गए, तो ये भी सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, रिलेट भी कर रही है आपस में, सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट आता है, पैसेज दिया हुआ है, लास्ट जो सेकंड का पेपर था उसमें मैंने पैसेज नहीं डाला क्योंकि यार क्लास बहुत बड़ी हो जाती थी, बट मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि काफी बच्चे क्यूरियस होते हैं कि क्या पैसेज है क्या नहीं है, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। मैं इसके आंसर्स आपको करा देती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है,
तो अब मैं पढ़ नहीं रही हूँ दोबारा क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग वुमेन इमेंसिपेशन कैन बी जज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये पैसेज के अंदर कार्ल मार्क्स और एंगल्स की बात की हुई है, उसमें कैसे वुमेन्स के स्टेटस वो सब बात की गई है, ठीक है। तो वुमेन इमेंसिपेशन को कैसे जज किया जा सकता है, जर्नल इमेंसिपेशन। ये स्टेटमेंट आप इजिली पैसेज में मिल जाएगी आपको, ठीक है, जब आप ढूंढोगे। देन नेक्स्ट आता है प्रियर टू मार्क्स विच पॉलिटिकल थिंकर हैज जेंडर बायस इन हिज राइटिंग। तो हीगल, इसके पैसेज के स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है कि हीगल से स्टार्ट करके मार्क्स ने भी उसी पे ही चले कि मतलब वुमेन्स के बारे में इतनी बातें नहीं की, ठीक है। तो हीगल, देन उसके बाद है द बुक ऑफ इंगल, ओरिजिन जो बुक है उनकी, उसका फुल नेम क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसमें, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ठीक है, सही बात ये है। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल पोजीशन ऑफ वुमेन विज विज फैमिली कैन बी जज विच ऑफ द फॉलोइंग। सोशल पोजीशन किससे जज की जा सकती है, ठीक है। तो ये भी पैराग्राफ के अंदर दे रखा है हिस्टोरिकल सेटिंग से, और मार्क्स हर चीज को हिस्टोरिकली देखते हैं, ठीक है, वो भी याद रखना आप। देन नेक्स्ट आता है व्हाट हैज बीन द जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट वुमेन इमेंसिपेशन अंडर द मार्क्सियन फिलोसफी। मार्क्सियन फिलोसफी के अंदर जनरल वुमेन की इमेंसिपेशन की बात कहाँ की गई है, ठीक है। तो मार्क्स ने ऐसा स्पेशली कुछ वुमेन को एनालाइज नहीं किया है। वो कहते हैं कि सोशलिज्म आएगा तो वुमेन का भी इमेंसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे ज्यादा उन्होंने कुछ ऐसा एनालाइज नहीं किया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा ओसीआई, जो इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, उनके बारे में ओसीआई कार्ड, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन के पीपल है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो सब बात की गई है, ठीक है। तो आप पैसेज को पढ़ सकते हो वीडियो को रोक के। देन नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस पे मूव करती हूँ इसमें। Why debate on Indian diaspora got prominence for the Indian foreign policy maker? जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उनके माइंड में जो डिबेट है वो फिर से प्रोमिनेंस क्यों लेती है, ठीक है। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। आप पैसेज में इसे आंसर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं था उससे पहले तो हम बात नहीं करते थे, जो इंडिया से लोग वहां चले गए। ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से हमारे इंडिया में जो हो रहा है वो वहां इफेक्ट कर रहा है, वहां हो रहा है वो इंडिया में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस उसके लिए काफी जिम्मेदार है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट हैज बीन द टास्क ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसमें मेंशन है पैसेज में, ठीक है, कि जो GOPIO है उसका टास्क क्या है वो हमें बताना है, ठीक है। तो वो जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट, ठीक है, और उन्हें रिप्रेजेंट करने की बात करती है। देन नेक्स्ट आता है व्हाट इज द मेन टास्क ऑफ इंडियन कॉसेस। जो इंडियन कॉसेस है ये यूएसए के अंदर कांग्रेस के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन जो पीपल है उनका। तो वो उसका मेन फंक्शन क्या है ये हमें बताना है। तो ये है टू इन्फ्लुएंस यूएस पॉलिसी मेकर टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है। पैसेज के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे इनके आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव द आइडिया ऑफ इशूइंग PIO कार्ड। PIO कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए थे वो मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन ने आइडिया दिया था। तो GOPIO इसने आइडिया दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वाई PIO गोट सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 1990s। तो पैसेज के अंदर आपको मिल जाएगा कि पोखरान सेकंड जो ब्लास्ट हुआ था और अमेरिका के सैंक्शंस लगे थे इंडिया के ऊपर, तो तब उनकी जो अटेंशन थी वो ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, PIOs की। तो ये आसानी से आप कर सकते हो, आसान पैसेज थे दोनों ही। पैसेज को करने का, क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है उसे एक बार समझ नहीं आता दोबारा फिर से पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन से लाइन ढूंढते हैं कि उसमें मिल जाए। काफी हेल्पफुल होता है ये मेथड भी वैसे, बट आप समझ के करो तो वो आपको थोड़ी अच्छी, आपकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम क्लास को एंड करते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन किया करो, ठीक है। और क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, आप वहां मतलब पढ़ के जाएं। और पेपर से पहले अगर हम क्वेश्चन नहीं करके जा रहे लास्ट ईयर के, तो हम खुद से गलती करके जा रहे हैं। लास्ट ईयर का पेपर जरूर करके जाएं, ठीक है। सारे लास्ट ईयर के पेपर भी अगर हम करके गए ना तो 60% हम पेपर में सिक्योर कर सकते हैं वहां पे बैठ के, ठीक है। इसी नोट के साथ मैं क्लास को एंड करती हूँ। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू माय फ्रेंड्स।